गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यूज का लास्ट लेक्चर होने वाला है जो कि संडे को मॉर्निंग में अपलोड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने भी 11 से 12 हमारे लेक्चर हुए हैं वो सारे आपने देखे हैं। कल का जो लेक्चर था उसके अंदर मैं आपको जो भी हमारी आईपीआर से रिलेटेड ट्रीटीज है पहले उनकी लिस्ट बनवा रही थी। तो पहले हम उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे और फिर बाद में आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमारे रीनेट 2024 के उसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं वो आप सबने देखे हैं, जो भी नोट्स हमने बनवाए हैं वो आप सब बना भी रहे हैं साथ में, और आपको जो भी टिप्स और ट्रिक्स में साथ में बता रही हूँ वो आप सब समझ रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड भी कर रहे हैं। और अभी भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज़ हमें ईमेल ज़रूर करिएगा, और ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चलेगी। और अगर किसी भी बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ और जूरिस्प्रूडेंस और आईटी एक्ट के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो वो भी हमें ईमेल ज़रूर करें। इन मॉक टेस्ट की फीस भी आपको पिन कमेंट से ही पता चलेगी, आप वहाँ से चेकआउट करिए। और ये मॉक टेस्ट मैं कहूँगी हर स्टूडेंट को परचेज करनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं ये क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये मॉक टेस्ट ज़रूर परचेज करें हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो कल के लेक्चर में मैं आपको 9 हमारी आईपीआर ट्रीटीज लिखवा चुकी थी, उसकी लिस्ट बनवा चुकी थी। आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रीटी से जो कि है रोम कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर्स producers of phonograms and broadcasting organizations इसको कब अडॉप्ट किया गया था इस ट्रीटी को? यह हुई थी 26 अक्टूबर 1961 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी अगली ट्रीटी की जो कि है सिंगापुर ट्रीटी। सिंगापुर ट्रीटी ऑन द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क। और ये कब अडॉप्ट की गई थी? ये अडॉप्ट हुई थी 27 मार्च 2006 को। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रीटी की तरफ जो इस लिस्ट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, जो कि है 12वीं नंबर की ट्रीटी जो कि है ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, जिसे हम टीएलटी भी बोलते हैं। यानी कि टीएलटी जो अडॉप्ट की गई थी 27 अक्टूबर 1994 को। हमारी नेक्स्ट ट्रीटी है इस लिस्ट में वो है वॉशिंगटन ट्रीटी, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे उनके ऊपर हुई थी। ऑन इंटेलेक्चुअल, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को सेमीकंडक्टर्स भी बोला जाता है। ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी in respect of integrated circuits। आपको ये कब अडॉप्ट की गई इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर ये ट्रीटीज हुई है, ताकि क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपने देख लिए है कि कैसे बनते हैं इनसे, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 26 मई 1989 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो ट्रीटी है वो है वीपो कॉपीराइट ट्रीटी। वीपो कॉपीराइट जो आप देख चुके हैं कि हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अभी रीनेट 2024 में पूछी जा चुकी है, जिसको हम WCT भी बोलते हैं।
और ये क्या है, ये अडॉप्ट की गई थी 20 दिसंबर 1996 को। और ये एक स्पेशल अग्रीमेंट है, इज अ स्पेशल अग्रीमेंट। इसके बारे में दो बातें लिख लो। अंडर द बर्न कन्वेंशन, हमारी बर्न कन्वेंशन हुई थी कॉपीराइट से रिलेटेड, उसकी बारे में बात हुई है ये, ठीक है। विच डील्स विद दी कब हुई थी हमारी बर्न कन्वेंशन, सबको याद होना चाहिए, 1886 में हुई थी। विच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स and the rights of their authors in the digital environment। ठीक है, डिजिटली जो हमारी चीजें हैं तो वहां पर वो चीजों को डील करती है ये कुछ ट्रीटी हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी अगली ट्रीटी के बारे में, जो कि है वीपो, GRATK ट्रीटी, जो हमारी अभी हमने देखा था कल के लेक्चर में कि जो हमारे रीनेट का एग्जाम है वहां पूछी गई थी। इसको अडॉप्ट किया गया 24 मई 2024 को। और इसका पूरा नाम अगर आप देखो तो क्या है, वीपो ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्सेज and associated traditional knowledge। ठीक है, तो ये हमारा वीपो ट्रीटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले ट्रीटी के बारे में, जो कि है वीपो परफॉर्मेंसेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ट्रीटी, जिसको हम WPPT बोलते हैं। और ये कब अडॉप्ट की गई थी, 20 दिसंबर 1996 को। इसके बारे में दो बातें लिख लो, दैट इट डील्स विद टू काइंड्स ऑफ बेनिफिशरीज, particularly in the digital environment। ठीक है, तो पहला है हमारा परफॉर्मर्स, जिसके अंदर एक्टर्स, सिंगर्स और म्यूजिशियंस आते हैं, यानी एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस एटसेट्रा, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है ट्रीटी। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स, जैसे इसके नाम में इंक्लूड किया गया है उसी के हिसाब से ये इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, यानी वो पर्सन्स और लीगल एंटिटीज that take the initiative and have the responsibility
फॉर द फिक्सेशन ऑफ साउंड्स। ठीक है, ये इस ट्रीटी के बारे में कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारी जो ट्रीटी है वो है बुडापेस्ट ट्रीटी, जो अभी तक आपने देखा हो 2023 के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है और 2024 का जो रीनेट हुआ है वहां पर भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो बुडापेस्ट ट्रीटी है ऑन द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन of the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure। ठीक है, और ये ट्रीटी कब अडॉप्ट की गई? ये अडॉप्ट हुई 28 अप्रैल 1977 को। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रीटी समझ में आ रही है और अपने नोट्स भी बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो ट्रीटी है वो है हेग अग्रीमेंट, जो कि अभी आपने देखा 2024 के रीनेट के अंदर पूछा जा चुका है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। हेग अग्रीमेंट कंसर्निंग the international registration of industrial designs, जो हमने बताया था कब अडॉप्ट की गई थी, 6 नवंबर 1925 को। बहुत पुरानी ट्रीटी है ये। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटी की बात करें तो वो हमारा लिस्बन अग्रीमेंट है। हमने देखा था हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड ये अग्रीमेंट था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, वैसे तो मैंने हमारा जीआई का जो टॉपिक था वहां पर मैंने ये लिखवाया भी था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन and their international registration। जो कब अडॉप्ट हुआ था? 31 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट के अंदर आता है दैट इज मैड्रिड प्रोटोकॉल, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू मैड्रिड अग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, और ये कब अडॉप्ट किया गया था? 27 जून 1989 को। बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रीटी की तरफ। देखो लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर एक बार आपने इसको अच्छे से याद कर लिया ना तो आपके 2 क्वेश्चन तो यहां से ठीक हो ही जाएंगे, यानी 4 नंबर बन जाएंगे एक लिस्ट को याद करने से। उसके बाद हमारी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी आती है, सबको ही पता है ये 1970 की है। यानी हमारी पीसीटी जो 19 जून 1970 को अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट ट्रीटी की बात करें तो लकर्नो अग्रीमेंट है, तो मुझे लगता है कि इस बार जरूर पूछे जाएंगे लकर्नो अग्रीमेंट और आगे की 1-2 और चीजें हैं जो स्टैब्लिशिंग
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। ठीक है, कब अडॉप्ट की गई है? 8 अक्टूबर 1968 को। नेक्स्ट ट्रीटी की बात करें, वो है नाइस अग्रीमेंट। किससे रिलेटेड है? कंसर्निंग दी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, सॉरी पता नहीं क्या ही बोल रही हूं मैं, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडमार्क से रिलेटेड है हमारा ये। फॉर द पर्पसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। तो कब हुआ ये? 15 जून 1957 को। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट ट्रीटी है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रासबर्ग अग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी आगे पूछे जाएंगे। जो लास्ट के 3-4 है तो ये याद रख लेना। अग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन यानी कि आईपीसी बोलते हैं इसको ये, which provides technology into 8 sections with approximately 80,000 subdivisions, with approx 80,000 subdivisions। ठीक है, इस ट्रीटी को कब अडॉप्ट किया गया? ये किया गया 24 मार्च 1971 को, याद रखना। नेक्स्ट जो हमारी ट्रीटी है, जो कि लास्ट ट्रीटी होने वाली है इस लिस्ट की, थोड़ी राहत की सांस लो। ठीक है, वो है हमारा वियना अग्रीमेंट। स्टैब्लिशिंग ऑन एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, पता नहीं क्या हो गया, वर्ड अटक रहे हैं मुंह में। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स, यानी हमारी ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, और ये हुई थी 12 जून 1973 को। ठीक है, तो ये पूरी आईपीआर से रिलेटेड अब तक 2024 तक जितनी ट्रीटी हो सकती थी मैंने इंक्लूड की है, जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी आपको टिप्स पर याद हो जाए तो आपका भला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, तो जिसकी आईडी है 3229। क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इंक्लूड्स डिलीवरेबल स्टेट एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक पॉइंट आप यहां से याद रख सकते हो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जो 1930 का, उसके सेक्शन 2 क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया डिलीवरेबल स्टेट।
ठीक है। तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब मैंने आपको, वैसे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको समझाया था कि जो गुड्स है वो जब इसमें क्या होगा कि जो डिलीवरेबल स्टेट में जो गुड्स होंगी उनको जो बायर होगा वो बाउंड होगा उनकी डिलीवरी लेने के लिए। ठीक है, तो ये इसके मतलब मैंने आपको समझाया था। तो देखते हैं क्या इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। दैट स्टेट ऑफ गुड्स इन विच बायर इज बाउंड टू टेक गुड्स टेक डिलीवरी, ये बात ठीक है। आइडेंटिफाइड गुड्स नहीं है इसके अंदर, असर्टेन गुड्स भी नहीं है, गुड्स आउट फॉर डिलीवरी, ये तो इसका मतलब आता है बस। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। वैसे हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन यही है क्या, 3229 का पहला ठीक है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट हमारे नोट से आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जिसकी आईडी है 3244। सो हमारा क्वेश्चन है, ये कहता है ये केसेस दिए गए हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन देयर ईयर ऑफ वर्डिक्ट, कि कब इनकी जो जजमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमारा केस है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा 1997 का केस है। जो जैन हवाला केस था ना, ये वही है विनीत नारायण वाला केस। जैन हवाला केस आई थिंक सबको ही पता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा जैन हवाला केस 1997 का। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 का है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा 1980 का है। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये हमारा 1996 का है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए ऐसे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा बी आना चाहिए सबसे पहले। तो पहला ऑप्शन कट गया और तीसरा ऑप्शन कट गया। उसके बाद बी के बाद आएगा हमारा सी आना चाहिए, दोनों के बाद सी है। उसके बाद आना चाहिए हमारा डी और ए। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारे केसेस है जो हमने अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स है वहां पर सारे केसेस को डिस्कस किया है। तो आपको उनके ईयर ऑफ वर्डिक्ट याद होने चाहिए, बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे ऐसे ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जिसकी आईडी है 3260। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। असाइलम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर ग्रांट राइट टू असाइलम फॉर प्रोसिक्यूशन। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आपको याद हो मैंने यूडीएचआर के आपके 30 के 30 आर्टिकल आपको लिखवाए थे, जहां मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 तो लगभग हर बार एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछ ले या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, आता ही आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15 ये आर्टिकल्स तो मैंने आपको बताए भी थे कि ये आपको पूछे जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में यूडीएचआर से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, तो भाई आता ही आता है यूडीएचआर का एक क्वेश्चन। तो देखो यार वहां से पूछा हुआ है कि आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर हमें असाइलम ग्रांट करता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ए हमारा ठीक है। तो जहां जहां ए है ना वो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ए बी सी ये गलत है हमारा, ए डी यहाँ पे भी दे रखा है, बी सी डी, ए सी डी ये भी गलत। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एक स्टेटमेंट भी आपको पता है ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे चीजें होंगी, जब आपको नोट्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे, हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, तब जाके आपकी ये चीजें क्लियर होंगी वहां से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। जहां से आपको पता चलता है बी स्टेटमेंट है असाइलम ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ पर्सन वांटेड बाय एन अरेस्ट वारंट टू द प्रोसिक्यूशन कंट्री। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी, ग्रांटिंग ऑफ असाइलम पर से एक्सक्लूड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर किसी पर्सन को असाइलम ग्रांट किया गया तो उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तीसरा, असाइलम डीप ऑप्शन है, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं ये इंक्लूसिव टॉपिक्स हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3210 आइडिया इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है दैट अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने डिस्कस किया ये सेक्शन 24 कहता है अगर इफ ओनली अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। सीधा ही सबको याद होना चाहिए, ये हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। ये हमने डिस्कस किया ये आर्टिकल बहुत डिटेल में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
जिसकी आईडी है 3266। क्वेश्चन है हमारा दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 131, इससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। इन केसेस वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स होता है, ये भी ठीक है। अराइज डिस्प्यूट अराइजिंग आउट एनी ट्रीटी एंटर्ड इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है हमारा बी ऑप्शन। बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स, ये भी ठीक है हमारा। बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट्स ऑन द वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर, ये भी ठीक है ऑप्शन। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, नहीं। तो हमारा ए, सी और डी ये ऑप्शन ठीक होंगे, ए सी डी। तो फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। अगर आप देखोगे आई थिंक 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, 2000 अभी 24 में भी आ गया है, 2020-21 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसकी आईडी है हमारे पास 3270। हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ कंट्रीज दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखा है कि प्रोसीजर और अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन कंट्रीज के कौन से सेक्शन या आर्टिकल में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में, वहां से क्वेश्चन बना है ये। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखोगे तो आर्टिकल 5 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का 4th होना चाहिए, इंडिया का 3rd होना चाहिए, आर्टिकल 368 में दे रखा है। तो देखो ए का 4th और बी का 3rd पहले और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का मेरे ख्याल से सेक्शन 128 में है, सी का 2nd होना चाहिए, सी का 2nd 3rd ऑप्शन में है, तो पहला कट जाएगा। 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। 119 का 3rd देखते हैं ठीक है कि नहीं। 119 119 का नहीं, क्वेश्चन आईडी 3270। इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। तो आप अपने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में जहां अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमने टॉपिक किया है वहां ये आर्टिकल लिख लेना कि जो हमारा 270 का तीसरा ही है ना, हाँ, कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसका जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इसके कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्शन 128 में दे रखा है और कनाडा का सेक्शन 38 से 49 में दे रखा है, ठीक है। हमने अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया का तो डिस्कस किया ही है, ठीक है। बाकी इन दो के भी आप वहां पर साथ में लिख लेना। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3254 और ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनजीटी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एनजीटी एक्ट ने इट रिपील्ड नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, ये तो नहीं पता। इट रिपील्ड नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटीज एक्ट 1997, ये भी नहीं पता। The act does mention about judicial pronouncement constituting right to healthy environment as a part of right to life under article 21 of the constitution। तो ये तो सबको पता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। The act does not define environment, डिफाइन करता है भाई सेक्शन 2 क्लॉज सी में है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, जो लास्ट में प्रॉपर्टी वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा डी गलत है, जहां डी दे रखा है ना वो काट दो। बी सी डी, ए बी डी, ए से डी, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन कट जाएगा, 3rd ऑप्शन बचता है जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो आप याद रखना जो एनजीटी एक्ट 2010 इसने क्या कर दिया था, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 उसको रिपील कर दिया था और नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटीज एक्ट 1997 इसको भी रिपील कर दिया था। तो प्लीज आप ये क्या करना, अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप रिलेट करके समझोगे, ठीक है। तो वैसे भी एक ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो ही गया था।
बट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ क्वेश्चन है हमारा 3258 इसकी आईडी है, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड अंडर द आईटी एक्ट से क्वेश्चन आया है। पूछ रहा है कि 4-5 ऑप्शन दे रखे, पूछ रहा है कौन कौन सी टर्म आईटी एक्ट में डिफाइन की गई है। तो देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन किया है, इंफॉर्मेशन भी डिफाइन किया है, डाटा भी डिफाइन किया है, सिक्योर सिस्टम भी डिफाइन किया है, लेकिन ऑनलाइन वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। तो जहाँ ई है पहले तो उसको काट दो, ADE, ACDE, 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास बाकी पहली चारों टर्म को डिफाइन किया गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे अगर आपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे नोट से, और ये हमारा क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3277। क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, एक तरफ आईपीआर ट्रीटीज और अग्रीमेंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ है क्रॉसपोंडिंग सब्जेक्ट मैटर। ये देखो, स्ट्रासबर्ग अग्रीमेंट, नाइस अग्रीमेंट, बीजिंग ट्रीटी, सिंगापुर ट्रीटी, ये सारे अभी हमने किए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, हाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 122वां है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते ऑप्शन दिख जाए ताकि। तो हमारा स्ट्रासबर्ग जो अग्रीमेंट है, ऑडियो विजुअल से रिलेटेड जो हमारा अग्रीमेंट है, ये हमारा बीजिंग ट्रीटी से था। हमने पहली ट्रीटी ये की थी अपनी लिस्ट में। तो देखो सी का सेकंड कहाँ है, जहां सी का सेकंड है वही हमारा ऑप्शन ठीक है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी सी का फर्स्ट दे रखा है, तीसरे में सी का थर्ड, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा स्ट्रासबर्ग अग्रीमेंट था ये था इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा नाइस अग्रीमेंट था जो हमारा ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड से रिलेटेड था, और सिंगापुर जो ट्रीटी थी हमारी ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना कौन सा किससे रिलेटेड है और कब अडॉप्ट किया गया, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बोला ये आई थिंक वो 4 ही है लास्ट जो मैंने बोला, ये याद रख लेना 4-5, क्योंकि ये दिखने में लग रहा था, क्योंकि इसके आसपास से हमारा बुडापेस्ट ट्रीटी पूछा जा चुका था, काफी चीजें पूछी जा चुकी थी। तो ये ग्लोबल ट्रीटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और किससे रिलेटेड है ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है ये लिस्ट जो हमने बनवाई है इसकी इंपॉर्टेंस अब मुझे भी समझ में आ गई है, और आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। और ये सारे बच्चे 15-20 बार अपनी रिवाइज कर लेना, 3-4 दिन बचे हैं, ट्रीटीज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी ट्रीटी किस चीज से रिलेटेड और कब अडॉप्ट की गई ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आराम से निकल आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3199 इसकी आईडी है, और क्वेश्चन है दैट एमके रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है। ये डील करता है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेंट एंड रेफ्यूजीज, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, साइबर क्राइम्स। भाई ये क्वेश्चन तो नहीं पता मुझे, गिव मी अ सेकेंड। आईडी देखते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 3199। 3199 इसका पहला ऑप्शन है। तो एमके रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है, ये रिलेटेड है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट लॉ में ये क्वेश्चन लिख लेना भाई, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ये काफ़ी चांसेस है 2000 जो हमारा 24 होने वाला दिसंबर का एग्जाम, वहाँ पे पूछे जाने के। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट केस है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा 3255 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स आर एसोसिएटेड विद लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन यूके। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है बाहर, बहुत ही बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ऐसा कोई किया नहीं। एक तो आपने देखा हो यूके पार्लियामेंट में जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस उससे रिलेटेड स्टेप्स पूछे गए थे, और अभी ये यूके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन से केसेस हैं जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट से डील करते हैं यूके में। तो हम इसका आंसर देखते हैं, हमारे क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3255। इसका आंसर है दूसरा, यानी ABC। तो आप अपने नोट्स में लिख लेना कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के नोट्स में, जहां पहला केस है जैक्सन वर्सेस अटॉर्नी जनरल 2005 का केस है, दूसरा केस है आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसपोर्ट फैक्टर फेम 1991 का केस है, और तीसरा केस है आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट XP लिक 1994 का केस है। तो ये तीनों केस किससे रिलेटेड है,
लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन यूके। ठीक है, अपने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में कहीं ना कहीं केसेस आप लिख लेना किसी टॉपिक में, ताकि आप इनको याद रख सको अगली बार, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहां इन केसेस को इंक्लूड किया गया तब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3279 और क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। सो हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट दी गई है 7th शेड्यूल में, उनसे क्वेश्चन आया है। शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पूछ रहा है एक तरफ कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट दिए गए हैं। कह रहा है कि इनमें कौन से सब्जेक्ट पर इनको लॉ बनाने की पावर दी गई है। एक तरफ सिविल मैटर्स दिया गया, पहला ऑप्शन मैरिज एंड डाइवोर्स, और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। देखो डी का तो पहला ऑप्शन होना चाहिए, एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैरिज एंड डाइवोर्स दोनों स्टेट भी लॉ बनाते हैं और यूनियन भी लॉ बनाती, तो कंकरेंट लिस्ट का ये मैटर है। इलेक्शन टू द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ये हमारा यूनियन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट से बचता हमारा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ए का हमारा सेकंड होना चाहिए। देखो ए का सेकंड कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ए का सेकंड, तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन लिस्ट सॉरी जो लिस्ट है हमारी, वहां से भी हमारा एक क्वेश्चन तो हर बार बन जाता है कि कौन से लिस्ट में कौन से मैटर दिए गए हैं, या पूछ लेंगे स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर है उनको छांटो, ऐसे 5-6 ऑप्शन दे देते हैं, तो ऐसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप एक बार लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पे भी नजर लगा लेना जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आइडिया 3224। क्वेश्चन है दैट न्यूसेंस इज द इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स राइट रिलेटेड टू यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट से, तो थर्ड ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट आते हैं जिसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हमारा 3272 जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें टाइटल ऑफ बुक्स एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उत्तर्स दिए गए हैं। अब देख लो भाई, ये बुक्स हैं जो अगर आप देखोगे, पहली है पीआईएल की, दूसरी भी पीआईएल की, तीसरी भी पीआईएल की, चौथी भी इंटरनेशनल लॉ पे है। अब कहाँ से ये याद रखेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़े तुक्के वाले होते हैं, तो आप अपना तुक्का लगाइए, देखते हैं जिसका ठीक होता है वो अपना ठीक 2 नंबर ले लेगा, जिसका नहीं तो अपना रह जाएंगे भाई 2 नंबर। तो ये क्वेश्चन हमारा देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, 3272 इसका सेकंड आंसर दे रखा है। तो इसमें बोला है ए का थर्ड होगा, यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन नटशेल, ये लिखा है थॉमस ब्यूरेजेंथल एंड सीन डी मर्फी ने। लॉ अमंग नेशन एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये बुक लिखी है जेएल तालबी वर्सेस जीवी गलहान ने। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये बुक लिखी है इयान ब्राउनली ने। बट टेक्स्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ, ये बुक लिखी है मार्टिन डिक्सन ने। तो ये आप अभी अपने पीआईएल में कहीं बुक्स के नाम लिख लेना, उनके उत्तर लिख लेना, आगे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। 1-2 भी याद रह जाएंगी तो क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 3281। क्वेश्चन है हमारा अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड है। ये कहता है एक तरफ साइबर क्राइम दे रखे है, दूसरी तरफ पनिशमेंट दे रखी है। मैंने बताया था मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ किसकी पनिशमेंट दे रखी है। वॉयलेशन ऑफ बॉडीली प्राइवेसी दे रखा है, दूसरा पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट। तो इसके लिए तो पनिशमेंट, पहली बार की पनिशमेंट 5 साल थी और 10 लाख रुपए का फाइन था, और दूसरी बार अगर ऐसे करते हुए पकड़ा जाते हो तो 7 साल तक की सजा थी और 10 लाख रुपए तक का फाइन था। देखो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है क्या, तो बी का देखो थर्ड दे रखा है, बी का थर्ड होना चाहिए। जहां बी का थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
जहां अगर आप देखोगे आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो होगी 3 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए का फाइन है। साइबर टेररिज्म मैंने बताया था अकेला साइबर क्राइम है जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, तो डी का सेकंड होएगा। और बॉडीली प्राइवेसी का वायलेशन होता है तो वहां 3 साल तक की सजा है और 2 लाख रुपए तक का फाइन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सोल्व हो जाएगा, इजी है और ये तरीका मैंने बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो आईटी एक्ट को तो मैंने बिल्कुल आपको बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉक टेस्ट परचेज कर लो, इस तरीके के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं हमारे मॉक टेस्ट में, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ कि जो हमारे मॉक टेस्ट है 5 सब्जेक्ट के, वहां से आपको देखेंगे तो 20-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो मॉक टेस्ट परचेज कर लो, सबको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि काफी बच्चों ने परचेज किए हैं, उनका बहुत अच्छा रिव्यू आया है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एडवांस लेवल के, ट्रिकी है और सोल्व करने में मजा आ रहा है। तो आपको भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हमारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसकी आईडी है 3228, ये कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है, ओब्लिगेशन, क्राइम, डिफेंस राइट। ये तो डिफेंस है, सीधा पता है। नेग्लिजेंस में हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और कंपोजिट नेग्लिजेंस ये सब किया है, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3198 नंबर का क्वेश्चन है जिसकी आईडी है। क्वेश्चन कह रहा है एज पर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कह रहा है कि एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, उनके ऑफिस से तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे रिमूव किया जाता है उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखवाया मैंने अपने नोट्स में। तो इसका देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, फोर्थ ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं 70 से 80 हमारे नोट्स से। ठीक है, तो नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हर क्वेश्चन के साथ रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3248। एक सेकंड रुको, बोलते बोलते गला ही सूख गया। तो हमारा क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3248, ये क्वेश्चन है हमारा दैट अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कन्वेंशंस को लगाना है जब उनको अडॉप्ट किया गया था। सो जो हमारी वियना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये कब हुई थी, 1985 में, मैं लिखवा चुकी हूँ, सबको याद होना चाहिए। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये नहीं पता है भाई। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये भी मैं लिखवा चुकी हूँ, 1973 में इसको अडॉप्ट किया गया था। सिटीज, बल्कि ये गलत लिखा है, सिटीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड फ्लोरा 1973 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसकी डेट ऑफ जो एनफोर्समेंट है वो 1975 की है, 1 जुलाई 1975 की है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद आता है बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो ये हमारी 1989 की में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसका जो फोर्स इफेक्ट में कब आई थी, ये आई थी 1992 में। ये भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, और ये इसकी डेट ऑफ अडॉप्शन है। तो हमें 3 पता है, 1 नहीं पता। तो इनके अकॉर्डिंग तो हमारी सी पहले होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ए आता है, फिर डी आता है, और एक बचता है हमारा बी ऑप्शन। देखो पहले सी ए डी बी कोई ऑप्शन है क्या, पहला ही ऑप्शन हमारा, क्योंकि सी वैसे भी हमारी ये आएगी कन्वेंशन ऑन द, तो सी हमारा एक ही ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम देख लेते हैं कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ऑन द परसिस्टेंट, वैसे तो इसको पीओपी बोलते हैं, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, लेकिन मुझे इसका डेट ऑफ ईयर ऑफ अडॉप्शन याद नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं कब का है, ताकि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सको इनको। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, तो ये फोर्स में तो आई थी 2004 में,
और अडॉप्ट की गई थी, तो सेकंड वाली अडॉप्शन है इसकी 2001 की, 22 मई 2001 को तो ये अडॉप्ट की गई है। और इफेक्ट में कब आई है ये आई है हमारी 17 मई 2004 को। तो हमारा CADB क्या है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कौन सी कब अडॉप्ट की गई, कब इफेक्ट में आई है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अडॉप्शन का ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्ट में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3212, हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है दैट विच आर्टिकल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स टू मीट द नीड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। तो इसका तो आर्टिकल 323A और 323B है, हमने किए हैं ये जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो टॉपिक किया था। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे नोट से। आई थिंक कनेक्शन हट गया, एक बार रुको। ठीक है, हो जाएगा 2 मिनट में कनेक्ट। तब तक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3276, और हमारा ये क्वेश्चन है, ये कहता है एक तरफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिया गया है, दूसरी कह रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट किस कंट्री में फॉलो की जाती है वो देखना है हमें। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम, सही तरीके से स्क्रीन पे दिख रहे हो आपको। पहला ऑप्शन दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दूसरा ड्यूअल फेडरलिज्म, तीसरा है हमारा प्रेसिडेंशियल, और चौथा है पार्लियामेंट्री। एक तरफ दे रखा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद डेनमार्क, भूटान, बेल्जियम, और इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम में तो पार्लियामेंट्री फॉलो किया जाता है। डी का तो देखो सब जगह ही 4 दे रखा है। कई बार ऐसे ऑप्शन भी आते हैं कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा हम, क्योंकि हमें एलिमिनेशन से जब क्वेश्चन करते हैं ना हम, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि सारे ऑप्शन ही सेम दे रखे 1-2 के। ठीक है, तो वो भी अगर हम देखें सी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल होगा, तो सी का सेकंड होना चाहिए। तो पहले 2 में सी का सेकंड है, तो थर्ड और फोर्थ हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में ड्यूअल फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, तो बी का फर्स्ट। कनाडा तो वैसे भी आजकल बहुत न्यूज में है, तो सबको पता ही होना चाहिए, तो ड्यूअल फेडरलिज्म है यहाँ पे, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो भाई देखो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, जिससे आपको ये भी याद रखना है कि डेनमार्क यानी भूटान, बेल्जियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था, ये कह रहा है 3203 क्वेश्चन आईडी है इस क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट जजेस कंपोज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैंने बताया था 15 जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जिनका टेन्योर होता है 9 साल का। तो देखो 15 नंबर होना चाहिए यहाँ पे। फोर्थ हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट नोट से आया, यूएनओ के अंदर मैंने डिटेल में चीजों को समझाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3237, जिसकी आईडी है क्वेश्चन आईडी, और ये हमारा अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एनेक्टमेंट। तो कुछ एक्ट दिए गए हैं, उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट, जिससे क्रिश्चियंस का जो डाइवोर्स है वो रेगुलेट होता है, तो ये तो 1869 का है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये मुझे याद नहीं है कब का। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये हमारा 1937 का ही है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है। ठीक है, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। देख लो डी कहाँ पे सबसे लास्ट में, एक में ही दे रखा है, यानी A B C D यही ऑप्शन है।
तो अब बी का हम डेट ऑफ एनेक्टमेंट देख लेते हैं क्या है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, भाई ये 1936 का है। कब का है ये? 1936 का। तो इससे अब हमारा क्वेश्चन वैसे भी 100 सोल्व हो गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कब का कौन सा एक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसकी आईडी है 3269, और क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द कॉमन लॉ मैगजीम्स। कॉमन लॉ मैगजीम आइडेंटिफाई करनी है जो डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन बना है जो हमारा दिमाग थोड़ा घुमा सकता है, बट हम देखते हैं ऐसा क्या है इसमें। तो पहली है नेमो बिस प्यूनिटर प्रो एडम डेलिक्टो। देखो ए होनी चाहिए क्योंकि इसमें नेमो बिस प्यूनिटर, मेरे ख्याल से तो ये होनी चाहिए। दूसरा एक्स टर्पिकोजा नॉन ओरिटर एक्सियो, ये नहीं होगी क्योंकि ये जो वो हमारा ना प्लेंटिफ इज ऑल्सो अ रोंग डूअर, प्लेंटिफ द रोंग डूअर वाली जो डिफेंस है हमारा, वो उससे रिलेटेड है ये एक्स टर्पिकोजा नॉन ओरिटर एक्सियो। मतलब जब प्लेंटिफ का भी दोष होता है उस टाइम पर ये लगती है, जब प्लेंटिफ ने भी कोई इलीगल एक्ट कमिट किया होता है तब एक्स टर्पिकोजा नॉन ओरिटर एक्सियो लगती है। ठीक है, जो प्लेंटिफ और रोंग डूअर वाला जो डिफेंस है वहां पर लगती है। तो बी हमारा कहीं जहां पर भी ऑप्शन है वो काट दो। तो बी सी डी पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा नहीं है। बी डी थर्ड ऑप्शन कट गया, ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन कट गया, तो दूसरा हमारा सेकंड आंसर सही बच गया। तो ए हमारी जो मैगजीम है देखो इससे रिलेटेड है डबल जियोपार्डी से। सी नेमो बिस वेक्सारी डेबिट प्रो एडम कोजा, ये तो है ही हमारी इससे रिलेटेड। और ई है हमारी नेबो डेबिट बिस प्यूनिरी प्रो यूनो डेलिक्टो, यानी प्यूनी यानी पुनिशमेंट की बात हुई है, तो ये ई भी हमारा डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है। तो ए सी ई ये तीन हमारा किससे रिलेटेड है? डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है। आई होप आपका ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कई बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3238, इसकी आईडी है, और क्वेश्चन है हमारा दैट अरेंज द फॉलोइंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19 क्लोज 2 कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 से हर बार क्वेश्चन आता है। अगर आप री नेट से पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था ना जून में, जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें भी अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 में जो हमारी फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोला था। ठीक है, वो आप याद रख लेना। और आर्टिकल 19 क्लोज 2 में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की हैं, 8-9 रेस्ट्रिक्शंस है, उनको याद रख लेना। किस क्लोज की जो रेस्ट्रिक्शन है वो कहाँ दी गई है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19 से हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे जून का अटेम्प्ट हो चाहे दिसंबर का अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो ये देखते हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट तो हमारी पहली होगी, उसके बाद ई आनी चाहिए, DE, उसके बाद C आएगा पब्लिक। तो देखो DEC कहाँ पे है? पहले में नहीं है, दूसरे में DEC है, DAB है, तीसरे में कट गया, DCB है। तो सेकंड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। DEC के बाद A कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो ये तो लास्ट है हमारी। तो DCAB ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाए। डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप 4-5 चीजें दे रखे ना तो वो तो याद आपको करनी पड़ेगी। जैसे आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं, कितने ग्राउंड है, कौन से ग्राउंड है, और आर्टिकल 16 में फिर वो 7 ग्राउंड हो जाते हैं, कौन से ग्राउंड है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या कौन सा पहले बात हुई है। जैसे आर्टिकल 32 में जो हमारी रिट है उनको पूछ लेते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है हमारा, वहाँ जो प्री रोगेटिव रिट्स हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है। तो वो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और ये है ही याद रखने का काम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3284,
और ये क्वेश्चन है हमारा अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ ऑथर्स दिए गए, दूसरी तरफ बुक्स दी गई है। अगेन हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो IHL और ये बुक्स दी गई है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 3284। 3284 का फोर्थ आंसर दिया गया है, यानी ए की आईडी हो, ए का होगा फोर्थ है। यानी जे क्राउन KW स्क्वेबर ने बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। पहले हमारा आया था PIL से रिलेटेड किसने बुक लिखी है, अब आया है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बुक से। शार्लोटे लुल्फ ने बुक लिखी है बी का थर्ड, कन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन अंडरस्टैंडिंग असाइलम ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजी लॉ। मैथलाइड क्रेपिन ने बुक लिखी है परसिक्यूशन इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ एंड रिफ्यूजीज अ फेमिनिस्ट अप्रोच। डाइटर फ्लैक एंड माइकल बोथे ने बुक लिखी है द हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एडिशन OUP। ठीक है, तो ये बुक है भाई, आप अपनी PIL और IHL की जगह लिख लेना, नोट्स में इंक्लूड कर लेना, आगे भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट जिसकी आईडी है 3251। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, पूछ रहा है उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपकी, वो पूछ रहा है। ये कह रहा है जो जजमेंट इसका फाइनल होता है और विदाउट अपील होता है, ये बात ठीक है, फाइनल जजमेंट होता है इसका, अपील नहीं होती। नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन में बी मेड एट ऑल। एप्लीकेशन की रिवीजन तो रिवीजन की एप्लीकेशन तो लगाई जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है, नो एप्लीकेशन बोल रखा है। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इन ओपन कोर्ट, ये बात ठीक है। हमारा आर्टिकल 65 पता नहीं 69 है जो इससे रिलेटेड बात करता है कि जो कोर्ट है वो अपना एडवाइजरी ओपिनियन ओपन कोर्ट में देता है, ICJ, ये बात ठीक है। द मेंबर्स ऑफ ICJ आर इलेक्टेड फॉर 10 ईयर्स, ये बात गलत, अभी मैंने बताया 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो D जहां पहले तो वो काट दो, CD BD, AB और AC बचता है। B हमारे यहाँ पहले ही बता दिया हमने गलत, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट्स से, ठीक है, कि कैसे नोट्स की कितने इंपॉर्टेंट है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कितने क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद तो कॉम्प्रीहेंशन शुरू हो जाता है। इस क्वेश्चन की आईडी है 3274। क्वेश्चन है हमारा दैट एक तरफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दूसरी तरफ ऑफेंसेस दिए गए हैं। तो डेथ कोज्ड बाय अ चाइल्ड ऑफ 6 years, दूसरा पॉइंट है डेथ कमिटेड विदाउट प्री मेडिएशन इन अ सडन फाइट, तीसरा है डेथ ऑफ अ ट्रेसपासर ऑफ द हाउस हु वाज एस्केपिंग, उसके बाद डेथ इज कोज्ड इन सेफगार्डिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम मिसचीफ बाय फायर। दूसरी तरफ पहला पॉइंट दिया है एक्सेप्शन 4 टू सेक्शन 300, उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नो ऑफेंस और एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 300। देखो डेथ कोज्ड बाय अ चाइल्ड ऑफ 6 years तो नो ऑफेंस होगा, तो ए का थर्ड होना चाहिए, बाकी ऑप्शन काट दो, पहला कट गया और तीसरा ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। डी का डेथ इज कोज्ड इन सेफगार्डिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम मिसचीफ बाय फायर, तो ये हमारा प्राइवेट डिफेंस है, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, डी का सेकंड होना चाहिए, बाकी काट दो। तो डी का यहाँ सेकंड ऑप्शन में पहला दे रखा है तो ये कट गया, हमारा फोर्थ आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके अलावा डेथ ऑफ ट्रेसपासर ऑफ द हाउस हु वाज एस्केपिंग, इसके बारे में बात की गई है हमारे सी का होगा फोर्थ, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ IPC। उसके बाद डेथ कमिटेड विदाउट प्री मीडिएशन इन अ सडन फाइट, तो एक्सेप्शन 4 ऑफ द ये हमारा सी का क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, और सडन फाइट बी का होना चाहिए फर्स्ट, एक्सेप्शन 4 टू सेक्शन 300, तो ये हमारा फोर्थ इसका ऑप्शन होगा करेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि दिसंबर 2023 और जो हमारा रीनेट हुआ 2024 का जो रीसेंट एग्जाम है, वहां से हमारे बिल्कुल 70 to 80 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमारे नोट से आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, बिल्कुल ईजी आते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, जो आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है।
ठीक है। ट्रीटीज की लिस्ट मैंने बनवा दी है आईपीआर से रिलेटेड, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके वहीं से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बता दी कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस कैसे इजीली सोल्व हो जाते हैं अगर आप उन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एग्जाम को देने में, और आपकी पूरी प्रिपरेशन मैंने आपको एक हमारी नोट से करवा दी है। तो हमारी इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। एंड सारे बच्चे को बेस्ट ऑफ द लक। अपना जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से देना, पॉजिटिव माइंड से देना, शांत होकर देना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो तुम स्पेस में जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ईजी और काम डाउन होकर अपना एग्जाम देना। पेपर क्लियर होगा तो तुम खुश, तुम्हारे घर वाले खुश, नहीं क्लियर होगा तो रिश्तेदार खुश। ठीक है, कोई ना कोई खुश हो ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से पेपर देना, आराम से पेपर देना। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि तुम बहुत ही नर्वस हो जाते, कई बच्चे नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना। अपने एडमिट कार्ड्स निकलवा लेना, सिटी इंटीमेशन आ चुका है मेरे ख्याल से, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जब तक कि वीडियो अपलोड होगा। तो अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना। अपना थंब का जो इम्प्रेशन है वो लगा के जाना। आई थिंक लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना होता है। एक फोटो 2-3 फोटो लेकर जाना, एक आईडी लेकर जाना, अपना आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, तो अपना और जो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है वो भी अपने साथ लेके जा सकते हो। पेन लेकर जाना अपने साथ एक, ताकि जो पेपर है आपको पेपर 1 से रिलेटेड, वहाँ पर आपको चीज़ें सोल्व करनी होती है मैथ से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आप कर पाओ। ठीक है, सर्दी में और कुछ ज्वेलरी वगैरह मत पहन के जाना क्योंकि वो निकलवा लेते हैं। नॉर्मल कपड़े पहन के जाना ताकि अपने वहाँ पर अच्छे से पेपर दे सको। ठीक है, बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट बैच में, जो बहुत इंटरेस्टिंग बैच होने वाला है, जहां हमने बहुत सारी नई चीजें इंक्लूड की हैं, और हर टॉपिक के साथ अगले बैच में हम आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करवाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो 20 जनवरी से शुरू होगा, और हफ्ते के 7 दिन हमारी क्लासेस होंगी, क्योंकि हमारे पास 4 ही महीने होंगे। 4 महीने के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके साथ अब हमें आपको PYQs भी करवाने, तो बहुत टाइम लगेगा। तो हफ्ते के 7 दिन क्लासेस होंगी, सुबह और शाम हमारी दोनों टाइम क्लासेस होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी हमारा जब नेक्स्ट बैच शुरू होगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करना। ओके।